नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प जासूसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है इस बात की कि आखिर वैज्ञानिकों ने कैसे एक-एक करके पहेलियां सुलझाईं और परमाणु की बनावट का पता लगाया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर हम किसी ऐसी चीज की तस्वीर बना कैसे सकते हैं जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं। यही वो बड़ी चुनौती थी जो वैज्ञानिकों के सामने खड़ी थी। तो आइए पता लगाते हैं कि ये गुत्थी सुलझी कैसे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिर में। उस वक्त तक देखिए, वैज्ञानिकों को ये तो पता चल चुका था कि परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम के छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। पर एक और बात थी, परमाणु खुद तो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो सवाल ये था कि इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज आखिर था कहाँ? यही सबसे बड़ी पहेली थी। और फिर 1898 में जे थॉमसन ने इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश की। उन्होंने एक मॉडल पेश किया। कह सकते हैं कि ये परमाणु के अंदर का नक्शा बनाने की पहली सीरियस साइंटिफिक कोशिश थी। थॉमसन का आइडिया बड़ा मजेदार था। उन्होंने एटम को एक प्लम पुडिंग की तरह सोचा। मतलब ये मान लिया कि पूरा का पूरा परमाणु पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है। समझ लीजिए जैसे पुडिंग का केक होता है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें ठीक वैसे ही बिखरे हुए हैं जैसे केक में किशमिश या प्लम होते हैं। है ना सिंपल? लेकिन ये एक बहुत शानदार शुरुआत थी। लेकिन देखिए, साइंस में किसी भी अच्छे मॉडल की असली परीक्षा तो एक्सपेरिमेंट से ही होती है। और बस यही कहानी में एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेंस गीजा और अर्नस्ट मार्सडेन की। इन तीनों ने इस प्लम पुडिंग वाले आइडिया को टेस्ट करने के लिए एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स तैयार किया। तो उनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह था। उन्होंने छोटे पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम ली। इन्हें बहुत ही छोटी गोलियों की तरह सोच सकते हैं, और उसे सोने की एक बहुत ही पतली, मतलब बेहद पतली पन्नी पर फायर किया। अब प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से उम्मीद तो यही थी कि ये सारी गोलियां पन्नी के आर पार सीधी निकल जाएंगी, शायद एक आध थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएं, बस। लेकिन जो नतीजा सामने आया वो सचमुच हैरान करने वाला था। हुआ ये कि ज्यादातर पार्टिकल्स तो उम्मीद के मुताबिक सीधे निकल गए, पर हर 8000 में से लगभग एक पार्टिकल बहुत बड़े एंगल पर मुड़ गया। और कमाल की बात तो ये थी कि कुछ तो ऐसे थे जो सीधे वापस ही उछल गए। रदरफोर्ड ने बाद में कहा था कि ये तो ऐसा था मानो किसी ने टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाया हो और वो गोला वापस आकर चलाने वाले को ही लग जाए। अब इस चौंकाने वाले नतीजे का मतलब तो सिर्फ एक ही हो सकता था कि प्लम पुडिंग मॉडल गलत था, पूरी तरह से गलत। तो फिर सवाल ये था कि रदरफोर्ड ने इस नए सबूत के आधार पर परमाणु की कैसी नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी। देखिए, भविष्यवाणी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। प्लम पुडिंग मॉडल ये तो बिल्कुल भी नहीं बता पा रहा था कि आखिर कुछ पार्टिकल्स वापस क्यों उछल रहे हैं। जाहिर है, इतनी जबरदस्त टक्कर देने के लिए परमाणु के अंदर जरूर कोई बहुत ही छोटी, बहुत ठोस और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज होनी चाहिए। और यहीं से रदरफोर्ड का वो क्रांतिकारी आइडिया सामने आया। उन्होंने नतीजा निकाला कि परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा वजन एक बहुत ही छोटे ठोस सेंटर में जमा होना चाहिए। और उन्होंने इस सेंटर को नाम दिया नाभिक, यानी न्यूक्लियस। और बस यहीं से जन्म हुआ परमाणु के न्यूक्लियर या प्लैनेटरी मॉडल का। इस मॉडल के हिसाब से बीच में एक सूरज जैसा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह उसके चक्कर लगा रहे हैं। और इस नए मॉडल ने उस पहली पहेली को भी सुलझा दिया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे क्यों निकल गए, क्योंकि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो असल में खाली जगह है। एक परमाणु असल में कितना खाली है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा इस पर गौर कीजिए। अगर हमारे सोलर सिस्टम का साइज और रेशियो एक हाइड्रोजन एटम जैसा होता तो हमारी पृथ्वी सूरज से आज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा दूर होती। सोचिए कितना ज्यादा खालीपन है। लेकिन रदरफोर्ड का ये मॉडल जितना शानदार था, उतनी ही बड़ी इसमें एक प्रॉब्लम भी थी। ये एक्सपेरिमेंट को तो समझा रहा था, पर उस जमाने की फिजिक्स के जाने माने नियमों के हिसाब से ऐसे मॉडल का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। ये मॉडल एक तरह से फेल होने के लिए ही बना था। तो पहली और सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी, उस वक्त की फिजिक्स का एक पक्का नियम था,
कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब अपनी स्पीड या डायरेक्शन बदलता है, मतलब एक्सेलरेट करता है, तो उसे लगातार एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, यानी लाइट या वेव्स के रूप में एनर्जी बाहर फेंकनी चाहिए। और ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तो लगातार अपनी दिशा बदल ही रहा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार कम होती जानी चाहिए। और एनर्जी कम होने से क्या होगा? वो एक स्पाइरल रास्ते पर चलता हुआ 1 सेकंड से भी कम वक्त में सीधा न्यूक्लियस में जा गिरेगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता था। पर हम सब जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं, ये दुनिया मौजूद है। तो जाहिर है इस मॉडल में कोई बहुत बड़ी बुनियादी कमी थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम लाइट से जुड़ी थी। अगर इलेक्ट्रॉन सच में अंदर की तरफ गिर रहा होता तो उसे लगातार हर रंग की लाइट निकालनी चाहिए थी, मतलब एक पूरा इंद्रधनुष बनना चाहिए था। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। जब साइंटिस्ट्स ने गैसों को गर्म करके देखा तो पाया कि हर एलिमेंट सिर्फ कुछ खास तय रंगों की लाइट ही छोड़ता है। इसे कहते हैं उसका अनोखा लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक फिंगरप्रिंट। और रदरफोर्ड का मॉडल इसे तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और अब कहानी में आते हैं नील्स बोर। साल था 1913। उन्होंने एक बड़ा ही क्रांतिकारी हल पेश किया। उन्होंने कहा, क्या पता, बस क्या पता कि फिजिक्स के पुराने नियम एटम की छोटी सी दुनिया में लागू ही न होते हों। तो उन्होंने फैसला किया, चलो नए नियम बनाते हैं। तो बोहर ने 3 बड़े ही क्रांतिकारी नियम बना डाले। पहला, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास स्टेबल ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं और जब तक वो इन ऑर्बिट्स में हैं वो कोई एनर्जी नहीं खोएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। दूसरा, उन्होंने कहा कि हर कोई ऑर्बिट मुमकिन नहीं है, सिर्फ कुछ गिने चुने ऑर्बिट्स ही अलाउड हैं। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी था, एक इलेक्ट्रॉन लाइट तभी फेंकता है जब वो एक ऊंचे एनर्जी वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में कूदता है। ये कोई सबूत पर आधारित नहीं था, ये तो फिजिक्स को बचाने के लिए बनाए गए बड़े ही हिम्मत वाले नए नियम थे। तो सवाल ये है कि इन नए नियमों से वो पुरानी पहेलियां कैसे सुलझीं? चलिए देखते हैं कि बोर के मॉडल ने उन अनोखे एटॉमिक फिंगरप्रिंट्स को आखिर कैसे समझाया। बोर के मॉडल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सीढ़ी के बारे में सोचना। पुरानी फिजिक्स कहती थी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक रैंप की तरह है, मतलब वो किसी भी लेवल पे हो सकती है। पर बोर ने कहा, नहीं, ये एक सीढ़ी की तरह है। इलेक्ट्रॉन या तो पहले पायदान पर होगा या दूसरे पर या तीसरे पर, लेकिन कभी भी 2 पायदानों के बीच में नहीं हो सकता। एनर्जी के इन्हीं फिक्स्ड पायदानों को क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए ये है वो पायदान। सबसे निचला पायदान यानी ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है, उसके ऊपर वाला -3.40 पर, फिर और ऊपर और इसी तरह। मतलब हर ऑर्बिट की एक बहुत ही खास फिक्स्ड एनर्जी होती है। और बस यहीं आकर सारी पहेली सुलझ जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊंचे पायदान से नीचे के पायदान पर जंप करता है तो वो दोनों पायदानों के बीच के एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी वाली लाइट का एक पार्टिकल यानी एक फोटॉन बाहर फेंकता है। और क्योंकि हर एलिमेंट के लिए इन पायदानों की जगह फिक्स होती है, इसलिए उनसे निकलने वाली लाइट के रंग भी एकदम फिक्स होते हैं। और यही तो है वो अनोखा फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम। तो बोर का मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी था, इसमें कोई शक नहीं। इसने ये समझाया कि एटम स्टेबल क्यों होते हैं और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की एकदम सटीक भविष्यवाणी भी की। पर यह कहानी का अंत नहीं था। असल में ये मॉडल सिर्फ सिंपल एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम पर ही काम करता था, जैसे हाइड्रोजन। और ये भी नहीं बता पाया कि कुछ स्पेक्ट्रम लाइंस दूसरों से ज्यादा ब्राइट क्यों होती हैं। तो ये एक बहुत जरूरी कदम तो था, पर पूरी कहानी समझने के लिए अभी क्वांटम मैकेनिक्स की और भी अजीब और दिलचस्प दुनिया में जाना बाकी था। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। हमने प्लम पुडिंग से शुरू करके एक छोटे से सोलर सिस्टम तक का सफर तय किया, पर वो भी पूरी तरह सही नहीं निकला। तो अगर एटम छोटे छोटे सोलर सिस्टम नहीं है तो फिर आखिर है क्या? यही वो सवाल था जो फिजिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स ही एक बिल्कुल नई, हैरान कर देने वाली दुनिया में ले गया। पर वो कहानी फिर कभी।